हेलो बच्चों, मैं आपकी सोशल साइंस के एजुकेटर निहारिका और आज हम पॉलिटी का चैप्टर लेके आए हैं। ये हमारा लास्ट चैप्टर है पॉलिटी में मिड टर्म के सिलेबस का और आज हमारा पॉलिटी का मिड टर्म का सिलेबस खत्म हो जाएगा 9th क्लास में। ठीक है, तो हम इलेक्टोरल पॉलिटिक्स चैप्टर लेके आए हैं और इस चैप्टर को फटाफट हम कवर करेंगे, बढ़िया से कवर करेंगे, मजा आएगा। ठीक है, 2 पार्ट्स आएंगे इस चैप्टर के। ये पार्ट 1 है, इसमें कुछ टॉपिक्स कवर कर रहे हैं हम आज। इसके बाद जो पार्ट 2 आएगा उसमें भी हम कुछ टॉपिक्स कवर करेंगे और पूरा चैप्टर जो है हम फटाफट फिनिश कर लेंगे। ठीक है, पूरा सिलेबस खत्म होने वाला है मिड टर्म का, तो मिड टर्म का हम पूरा सिलेबस खत्म करेंगे। ऑलमोस्ट हो गया, 2-3 चैप्टर्स रह गए हैं 9th क्लास में, फटाफट से हम उनको भी कवर कर लेंगे और फिर हम रिविजन करेंगे और हमारा पूरा फोकस रहेगा कि हम अच्छे से अच्छा स्कोर कर सके और मचा दें एकदम एग्जाम्स में। ठीक है, चलो फिर स्टार्ट करते हैं। ओके, तो थोड़ा सा चेंज आया है, मेरी जो क्लासेस रहेंगी अब, जो 9th और 10th क्लास की जो 9th क्लास की जो मेरी लेक्चर्स आएंगे वो कब आएंगे? मंडे और वेडनेसडे को। ठीक है, तो मंडे और वेडनेसडे को मैं लेक्चर्स लेने आऊंगी। मंडे और वेडनेसडे को मेरे 9th क्लास के लेक्चर्स आएंगे, तो आओ लेक्चर्स करो और ऐश करो, मजे मजे करो, है ना, सॉर्टेड रहो। बिल्कुल पूरा सिलेबस हम यहाँ कवर कर रहे हैं, एक एक टॉपिक हम यहाँ कवर कर रहे हैं। पूरे टॉपिक्स कवर करेंगे, पूरे टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ेंगे, एकदम मस्त से पढ़ेंगे और रॉक करेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं, मैं हमेशा कहती हूँ हम क्या पढ़ते हैं, कंटेंट्स देखते हैं। भाई हम इस चैप्टर में पढ़ने क्या क्या वाले हैं। ठीक है, जैसे जैसे हमें पता होगा वैसे वैसे हम चैप्टर आगे उसका चैप्टर को हम आगे और पढ़ पाएंगे। तो द कंटेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, वन हैव टू नो व्हाट आर द कंटेंट्स इन द चैप्टर। कभी कभी क्या होता है ना, यू नो कि अच्छा इस चैप्टर में से ये क्वेश्चन आया है, देन यू कैन रिलेट सम अदर टॉपिक्स के, अच्छा ठीक है ये टॉपिक भी था तो हम कुछ दूसरे टॉपिक्स को भी उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हम कोट कर सकते हैं, है ना। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो द कंटेंट, टू नो द इंडेक्स ऑफ द चैप्टर, कि चैप्टर में है क्या, कौन कौन से टॉपिक्स है। तो सबसे पहला हम टर्मिनोलॉजी पढ़ेंगे। ठीक है, टर्मिनोलॉजी हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि हमें बेसिक डेफिनेशंस पता हो। हमें क्या पता हो? हमें बेसिक डेफिनेशंस पता हो, बेसिक वर्ड्स की। अगर हमें वो बेसिक डेफिनेशंस पता है तो हम इजिली चीजों को पढ़ सकते हैं, इजिली चीजें हमें याद होती हैं, इजिली चीजें हमें समझ आती हैं। ओके, फिर सेकंड हम पढ़ेंगे व्हाट मेक्स एन इलेक्शन डेमोक्रेटिक। इलेक्शन को डेमोक्रेटिक क्या फैक्टर्स, क्या चीजें बनाती हैं, ये पढ़ेंगे। फिर हम इलेक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। वी आर गोना स्टडी अबाउट द इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। इलेक्शंस के बारे में पढ़ने वाले हैं हम बेटा, बहुत अच्छा चैप्टर है ये। डेमोक्रेसी विदाउट इलेक्शंस, हम यहाँ पढ़ेंगे कि भाई अगर इलेक्शंस नहीं होंगे तो डेमोक्रेसी कैसी हो जाएगी। फिर हम पढ़ेंगे व्हाट मेक्स एन इलेक्शन डेमोक्रेटिक, यही सेम। फिर हम पढ़ेंगे डीमेरिट्स ऑफ इलेक्टोरल कंपटीशन, क्या डीमेरिट्स होते हैं इलेक्शंस के, इलेक्टोरल कंपटीशन के मेरिट्स क्या होते हैं, हमारा सिस्टम ऑफ इलेक्शन कैसा है, इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज क्या होती हैं, रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज क्या है, वोटर लिस्ट क्या होती है, हु कैन नॉट कास्ट वोट, ये क्या होता भाई, कौन नहीं कर सकता है, इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड ईपीआईसी, नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट्स, ये टॉपिक्स हैं। Election campaign, use of slogans in different elections, protect the self-respect of the Telugus, or election law, polling and counting of votes, unfair means for winning elections, independent election commission, powers of the election commission, popular participation, acceptance of election outcome and challenges to free and fair elections। इतने सारे टॉपिक हैं इस चैप्टर में और हर टॉपिक को हम इजीली वे में, एकदम क्रिस्प वे में, एकदम इजी वे में पढ़ने वाले हैं, एकदम नोट्स फॉर्मेट में पढ़ने वाले हैं। आपको बढ़िया सारे जो ना ये जो पीडीएफ्स मिल रही है एकदम नोट्स फॉर्मेट में मिल रही हैं। यू आर गेटिंग दैट रॉ नोट्स, आपको ना एकदम प्रॉपर रॉ नोट्स मिल रहे हैं आपके हर एक टॉपिक के, तो इनको प्लीज डू यूज देम। ठीक है, तो सारे टॉपिक्स हम कवर करेंगे। चलो सबसे पहला वर्ड क्या है? जनरल इलेक्शन। बेटा जनरल इलेक्शन क्या होता है? व्हाट आर जनरल इलेक्शन? हम सुनते हैं इलेक्शंस आने वाले हैं, जनरल इलेक्शंस आने वाले हैं। सो क्या है जनरल इलेक्शन? कुछ नहीं है, इजी सी चीज है। इलेक्शंस हेल्ड आफ्टर द टर्म ऑफ 5 years ऑफ लोकसभा।
लोकसभा के जो इलेक्शंस होते हैं हर 5 साल में, 5 साल बाद, जैसे अभी अब मान लो 2020 में इलेक्शंस हुए तो 2025 में लोकसभा के इलेक्शंस होंगे 5 साल बाद, राइट? तो वो इलेक्शंस को हम कहते हैं जनरल इलेक्शन. एंड व्हाट इज इलेक्शन? द प्रोसेस बाय विच पीपल चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव्स एट रेगुलर इंटरवल्स इज नोन एज इलेक्शन. इलेक्शन में एक प्रोसेस है, एक तरीका है जिससे जो कैंडिडेट्स होते हैं, जो लोग होते हैं, वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज करते हैं, अपने उसको चूज करते हैं कि भाई हमको कौन रिप्रेजेंट करेगा. हम जनता हैं, हम इतनी सारी जनता है, तो हमको कौन वहां पे जाके रिप्रेजेंट करेगा, हमारे लिए कौन बोलेगा, कौन सोचेगा. ठीक है, तो ये होता है जनरल इलेक्शन. ठीक है, तो जनरल इलेक्शन इज व्हाट? जनरल इलेक्शन इज अ पीरियड ऑफ टाइम, मतलब एक इलेक्शन जो कि हर 5 साल में होते हैं लोकसभा के, उनको हम कहते हैं जनरल इलेक्शन. एंड इलेक्शन क्या है? इलेक्शन एक प्रोसेस है जिससे क्या होता है, जिससे पीपल जो है वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज करते हैं. दैट प्रोसेस इज नोन एज इलेक्शन. सेकेंड, वोटर लिस्ट क्या है? भाई वोटर लिस्ट नाम से ही समझ आ रहा है, लिस्ट ऑफ दोज हु आर एलिजिबल टू वोट दैट इज प्रिपेयर्ड बिफोर द इलेक्शन. एक ऐसी लिस्ट बेटा हर साल कोई ना कोई, हर बहुत सारी यार, हमारे वी इंडियंस आर वेरी यंग, हमारी इंडिया जो है ना बहुत यंग कंट्री है, हमारे यहाँ पे यूथ है, तो हर साल बहुत सारा यूथ 18 की एज का हो जाता है और उसके बाद ही इज एलिजिबल, ही इज वेरी मच एलिजिबल टू वोट, है ना. तो क्या होता है, वोटर लिस्ट क्या है? इलेक्शन के पहले एक लिस्ट बनाई देती है, एक लिस्ट बनाई जाती है और उस लिस्ट में उन लोगों के नाम होते हैं जो कि एलिजिबल होते हैं वोट करने के लिए. क्या करने के लिए बेटा? वोट करने के लिए जो लोग एलिजिबल होते हैं, और उस लिस्ट को हम कहते हैं वोटर लिस्ट. ठीक है, समझ आ गया? लिस्ट ऑफ दोज हु आर एलिजिबल टू वोट एंड विच इज प्रिपेयर्ड बिफोर इलेक्शन इज नोन एज वोटर लिस्ट. ओके, अब इलेक्टोरल रोल क्या है? वोटर लिस्ट इज ऑल्सो नोन एज इलेक्टोरल रोल. ठीक है, कुछ नहीं है, वोटर लिस्ट को ही हम इलेक्टोरल रोल कहते हैं. ठीक है. फोर्थ, कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है? अब तो अ पर्टिकुलर एरिया फ्रॉम वेयर वोटर्स इलेक्ट अ रिप्रेजेंटेटिव टू द लोकसभा और विधानसभा. मतलब एक पर्टिकुलर एरिया, हम कहते हैं ना कि इस एरिया से, मान लो हम कह रहे हैं, मान लो XYZ एरिया से ये कैंडिडेट खड़ा हुआ है, ये कैंडिडेट यहाँ का रिप्रेजेंटेटिव है, उस पर्टिकुलर एरिया को हम कहेंगे कॉन्स्टिट्यूएंसी. तो एक पर्टिकुलर एरिया जहां से वोटर्स जो हैं वो एक इलेक्ट करते, मतलब एक बहुत सारे लोग उस पर्टिकुलर एरिया से खड़े होते हैं कि हम यहाँ से लड़ रहे हैं इलेक्शंस, और वहां के लोग उन लोगों से उन लोगों को वोट देते हैं. मान लो यहाँ से 2 लोग खड़े हुए हैं इलेक्शन में, ठीक है. अब XYZ एरिया के जो लोग होंगे बाकी के, वो इन 2 लोगों में से चूज करेंगे कि उन्हें किसको अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाना है. तो उस पर्टिकुलर एरिया को जहां से वो रिप्रेजेंटेटिव खड़े होते हैं और वोटर्स, वहां के लोग जो हैं उन रिप्रेजेंटेटिव्स को वोट देते हैं, उस एरिया को हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूएंसी. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. इलेक्टोरेट क्या होता है? अब इट रिफर्स टू द एंटायर बॉडी ऑफ पीपल हु आर क्वालिफाइड टू वोट इन द इलेक्शंस फॉर द लेजिस्लेचर और लोकल बॉडीज. पूरी बॉडी ऑफ पीपल मतलब सारे लोग जो क्वालिफाई है वोट करने के लिए फॉर द इलेक्शंस ऑफ लेजिस्लेचर और लोकल बॉडी, उसको हम कहते हैं इलेक्टोरेट. फिर क्या है? फ्रेंचाइज. इट रिफर्स टू द राइट ऑफ पीपल टू वोट. फ्रेंचाइज क्या है? राइट ऑफ पीपल टू वोट, लोगों को अधिकार है वोट करने का, उस राइट को हम कहते हैं क्या? फ्रेंचाइज. एंड इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव टू मेक लॉज. तो क्या है? राइट ऑफ पीपल टू वोट, वो लोगों को वोट दे, मतलब वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज करें उनको वोट देके, और ताकि उनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनके लिए लॉ बनाए, उनके लिए काम करें. तो इसको हम कहते हैं फ्रेंचाइजी. ठीक है. मिड टर्म इलेक्शन क्या होते हैं? अब समटाइम्स द लोकसभा एंड द विधानसभा
are dissolved and an election is held before the expiry of their full term of 5 years, such an election is called midterm election. ठीक है, कभी कभी क्या होता है 5 साल के अंदर ही जो लोकसभा होती है या फिर विधानसभा होती है वो डिसॉल्व हो जाती है, वो खत्म हो जाती है। ठीक है, तो उसके कारण अब क्या होता है, भैया हमारे पास तो, हमें तो लोकसभा चाहिए भाई, है ना, लोकसभा डिसॉल्व हो गई, अब तो वी नीड लोकसभा। तो अब उस लोकसभा को पूरा करने के लिए कि दैट एक कंट्री प्रॉपरली रन कर सके, भाई कंट्री के पास लोकसभा तो हो, डिसॉल्व लोकसभा, अब लोकसभा डिसॉल्व हो गई, कैसे चलेगी कंट्री। तो एक जब लोकसभा या विधानसभा डिसॉल्व हो जाती, लोकसभा बेटा सेंट्रल लेवल पे एंड विधानसभा बेटा स्टेट लेवल पे, ठीक है, तो जब 5 साल के पहले ही ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो 5 साल के अंदर ही इलेक्शंस को हेल्ड कर दिया जाता है। और जब ऐसे किए जाते हैं इलेक्शंस तो उन इलेक्शन को हम कहते हैं मिड टर्म इलेक्शन। क्या कहते हैं? मिड टर्म इलेक्शन, मतलब बीच में ही इलेक्शन किए जा रहे हैं। फिर क्या है? बाई इलेक्शन क्या होता है? An election may need to be held for a single constituency due to ultimately death or resignation of an elected member. The election carried out to fill this vacancy is known as by-election. जब किसी की डेथ हो जाए, है ना, किसी की मतलब किसी की ना चाहते हुए, किसी की सडन, किसी की एक्सीडेंटल डेथ हो जाए या फिर कोई रेजिग्नेशन दे दे, कोई इलेक्टेड मेंबर है, कोई उस सीट पे बैठा हुआ है और वहां उस मेंबर का, वो अगर मेंबर रिजाइन कर दे या उसकी डेथ हो जाए तो जो इलेक्शन कराए जाते हैं उसको हम कहते हैं बाई इलेक्शन। ओके, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज क्या है? इन आवर कंट्री ऑल द सिटीजन्स हु आर 18 years एंड अबव कैन वोट इन एन इलेक्शन। तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज क्या कहता है? ये कहता है कि हमारी कंट्री में जो भी सिटीजन्स 18 साल के हैं या 18 साल से ऊपर के हैं, मतलब जितने लोग 18 साल के हो चुके हैं और 18 साल के ऊपर के हैं, वो इलेक्शन में वोट कर सकते हैं। इस अधिकार को हम कहते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। ठीक है, अब कैंपेनिंग क्या होती है? कैंपेनिंग तो भाई सबको पता होगा, क्या है? Process by which a candidate tries to persuade the voter to vote for him rather than for others। अब भाई हम देखते हैं ना, प्रचार करते हैं जो नेता लोग खड़े होते हैं भाई इलेक्शंस में, ठीक है, जैसे मान लो आपके एरिया से 2 लोग खड़े हुए हैं, ठीक है, तो आपके घर में आएंगे, कहेंगे हमें वोट दीजिएगा, भाई वो कहेंगे हमें वोट दीजिएगा, जो प्रचार कर रहे हैं कि हम ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे, हम ये चीजें लेके आएंगे, तो ये सब वो क्या कर रहे हैं? वो कैंपेनिंग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? वो प्रचार कर रहे हैं भाई कि आओ हमें वोट दो और हमें आपकी सेवा करने का मौका दो। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं कैंपेनिंग। ठीक है, इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड क्या होता है? द वोटर्स आर रिक्वायर्ड टू कैरी दिस कार्ड व्हेन दे गो आउट टू वोट। जो आईडी कार्ड होता है ना, जो क्या होता है, जो एक कार्ड मिलता है जब आप वोट डालने जाते हो तो आपको वो कार्ड लेके जाना पड़ता है, उसको हम कहते हैं, उस कार्ड के बिना आपको वोट देने की परमिशन नहीं होती, तो उस कार्ड को हम कहते हैं क्या? इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड। ओके, इलेक्शन मैनिफेस्टो क्या होता है? अ डॉक्यूमेंट पब्लिश्ड बाय एवरी पॉलिटिकल पार्टी बिफोर इलेक्शंस कंटेनिंग द पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स ऑफ दैट पार्टी। मतलब एक पार्टी का एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें सब कुछ लिखा हुआ होता है कि वो क्या पॉलिसीज लेके आएंगे, क्या प्रोग्राम्स करने वाले हैं, उसको हम कहते हैं इलेक्शन मैनिफेस्टो। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन क्या होती है? अब ईवीएम जिसको हम कहते हैं, तो अ डिवाइस यूज टू रिकॉर्ड वोट्स ऑन एन इलेक्शन डे। इलेक्शन डे पे हम जाके जिस मशीन में वोट डालते हैं उस मशीन को कहते हैं हम ईवीएम, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। इससे ये है कि भाई वोट सही तरीके से डलें, ये नया तरीका आया है वोट डालने का कि वोट सही तरीके से डले, सही लोगों को वोट डले, है ना, वोट्स में कुछ हेरा फेरी ना हो, ये सब होता है। ठीक है, बैलेट पेपर क्या है? अब भैया
a sheet on which the names of the candidates along with the party name and symbol are listed. बैलेट पेपर एक पेपर होता है जिसमें पार्टी का नाम लिखा हुआ होते हैं अलग अलग पार्टीज के, और कैंडिडेट का नाम लिखा हुआ होता है, और उनके सिंबल्स जिस चुनाव चिन्ह से वो खड़े हुए हैं वो सिंबल्स लगे हुए होते हैं। उस पेपर को हम कहते हैं बैलेट पेपर। Nowadays EVM is used in most of the elections। और अब ये बैलेट पेपर का यूज कम किया जा रहा है क्योंकि इसमें वोट चोरी हो जाते थे या कुछ ना कुछ हेरा फेरी हो जाती थी, इसलिए ये ईवीएम का सिस्टम आया है कि भाई बहुत ट्रांसपेरेंसी हो जाए इलेक्शंस में। ठीक है, अब इलेक्शन डे क्या है भाई? इलेक्शन का दिन, द डे व्हेन द वोटर्स कास्ट और पोल देयर वोट इज यूजुअली कॉल्ड द इलेक्शन डे। जिस दिन वोटर्स अपना वोट देते हैं उसको हम क्या कहते हैं? उस दिन को हम कहते हैं इलेक्शन डे। Code of conduct, a set of norms and guidelines to be followed by political parties and contesting candidates during elections। ठीक है, तो code of conduct क्या होता है? कोड ऑफ कंडक्ट एक गाइडलाइंस होती हैं, रूल्स होते हैं जो पॉलिटिकल पार्टीज को फॉलो करने पड़ते हैं जब इलेक्शंस चल रहे हैं। अगर आपने कोड ऑफ कंडक्ट तोड़ा तो आप पे कार्रवाई की जाएगी, ये होता है। तो एक नॉर्म्स या फिर गाइडलाइंस होती हैं कि भैया पार्टीज को इन रूल्स एंड गाइडलाइंस को फॉलो करना पड़ेगा ड्यूरिंग द इलेक्शंस। ठीक है, नेक्स्ट अब हम स्टार्ट कर रहे हैं टॉपिक व्हाट मेक्स एन इलेक्शन डेमोक्रेटिक। इलेक्शन को क्या डेमोक्रेटिक बनाता है भाई, है ना? तो इलेक्शन मस्ट बी हेल्ड एट रेगुलर इंटरवल्स। तो डेमोक्रेटिक, अगर इलेक्शंस डेमोक्रेटिक बनने के लिए उनको क्या क्या चाहिए? तो सबसे पहले इलेक्शंस रेगुलरली होने चाहिए, रेगुलर इंटरवल्स पे इलेक्शन किए जाने चाहिए ताकि सबको मौका मिले। अगर कोई इंसान अच्छा काम नहीं कर रहा है तो देयर शुड बी अ चांस कि उसको रिप्लेस किया जा सके। कैंडिडेट प्रेफर्ड बाय द पीपल शुड बी इलेक्टेड, और कैंडिडेट्स, ऐसे कैंडिडेट्स को इलेक्ट किया जाना चाहिए जो लोग चाहते हैं, जो लोग देखना चाहते हैं, उस कैंडिडेट को इलेक्ट किया जाना चाहिए। इलेक्शन शुड बी हेल्ड इन अ फेयर एंड फ्री एटमॉस्फेयर। इलेक्शन बिना किसी बेईमानी के होना चाहिए, फ्री ऑफ फेयर इलेक्शंस होने चाहिए। एवरीवन शुड बी एबल टू चूज हिज और हर रिप्रेजेंटेटिव। हर इंसान को अधिकार होना चाहिए कि वो खुद का रिप्रेजेंटेटिव जो है चूज कर सके। एवरीवन शुड हैव वन वोट एंड एवरी वोट शुड हैव इक्वल वैल्यू। दिस इज टर्म्ड एज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। और हर इंसान के पास विच इज हु इज एलिजिबल, उसके पास एक वोट का अधिकार होना चाहिए और उसके हर एक वोट को एक वैल्यू होनी चाहिए। मतलब एक वोट की वैल्यू जो है वो इक्वल होनी चाहिए। मतलब एवरी वोट शुड बी ऑफ इक्वल वैल्यू। ऐसा नहीं है कि एक वोट किसी का इज इक्वल टू 10 वोट्स। नो, एवरी वोट शुड हैव इक्वल वैल्यू एंड एवरीवन हु इज एलिजिबल टू वोट शुड हैव द राइट टू वोट। ठीक है, देयर शुड बी पार्टीज एंड कैंडिडेट्स टू चूज फ्रॉम, फ्रीडम टू कॉन्टेस्ट एंड अ वाइड चॉइस फॉर पीपल। मतलब लोगों के पास पीपल की चॉइस होनी चाहिए, लोगों के पास एक बतेरों ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स होने चाहिए कि उन लोगों में से वो अच्छा रिप्रेजेंटेटिव्स कि अच्छा रिप्रेजेंटेटिव चूज कर सके। तो डिफरेंट पार्टीज होनी चाहिए, कैंडिडेट्स होने चाहिए और उनके पास फ्रीडम होनी चाहिए कि वो खड़े हो सकें और लोग जो हैं उनमें से रिप्रेजेंटेटिव को चूज कर सकें। ठीक है, लॉन्ग टर्म पॉलिसीज कैन नॉट बी फॉर्मुलेटेड। अच्छा हाँ, पॉलिटिकल कंपटीशन की डीमेरिट्स बात कर रहे हैं। अब जब पॉलिटिकल कंपटीशन आ जाता है तो उसमें डीमेरिट्स क्या होते हैं? ये मतलब हम कहते हैं ना कि पॉलिटिक्स अच्छी चीज नहीं है, पॉलिटिक्स में मत उतरो, तो उसके डीमेरिट्स क्या हैं हम उसके बारे में बात करें। सबसे पहला है लॉन्ग टर्म पॉलिसीज कैन नॉट बी फॉर्मुलेटेड। जब कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है तो हम लॉन्ग टर्म पॉलिसीज को फॉर्मुलेट नहीं कर पाते हैं। गुड पीपल डू नॉट एंटर पॉलिटिक्स। जो अच्छे लोग होते हैं वो सोचते हैं कि भाई हमें पॉलिटिक्स में नहीं उतरना है, वो चाहते हैं कि हम इससे दूर रहें, तो वो पॉलिटिक्स में नहीं जाते हैं। ठीक है, क्रिएट्स अ सेंस ऑफ डिसयूनिटी एंड पार्टी पॉलिटिक्स। ठीक है, एक डिसयूनिटी आ जाती, भाई लोग यूनाइटेड नहीं रहते हैं, लड़ने झगड़ने लगते हैं। और पार्टी पॉलिटिक्स भी, पार्टीज में भी पॉलिटिक्स जो है चलने लगती है। Parties level allegation against each other by using dirty tricks to win elections। अब भाई एक पार्टी है वो दूसरी पार्टी को हराना चाहती है, तो आपस में लोग में लड़ाई हो रही है, तो वो डर्टी ट्रिक्स, भाई ये
कुछ इल्जाम लगा रहे हैं इन पे, ये कुछ और इल्जाम लगा रहे हैं इन पे, तो ऐसी चीजें चलती रहती हैं। तो ये कुछ इनके क्या है, ये डीमेरिट्स हैं। दीज आर व्हाट, दीज आर डीमेरिट्स। ओके, ठीक है। अब मेरिट्स क्या है, मेरिट्स के बारे में बात करेंगे। तो इलेक्शंस आर गुड बिकॉज दे फोर्स द रूलिंग पार्टी टू परफॉर्म। इलेक्शंस अच्छे होते हैं क्योंकि जो रूलिंग पार्टी है उनको वो फोर्स करते भाई कि अगर आपने काम नहीं किया अच्छा तो इलेक्शंस आ जाएंगे, तो जो रूलिंग पार्टी है वो अच्छा परफॉर्म कर सके, तो उसके लिए इलेक्शंस गुड होते हैं। द गवर्नमेंट इज अवेयर दैट इट विल बी वोटेड आउट ऑफ पावर इफ इट डज नॉट परफॉर्म एज द पीपल एक्सपेक्टेड। मैंने बताया ना कि गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर रहता है कि अगर अच्छा काम नहीं किया तो लोग निकाल देंगे, वोट आउट कर देंगे, वोट नहीं मिलेंगे हमको, हम जीतेंगे नहीं। इसलिए उनके पास ऊपर प्रेशर रहता है कि भैया हमें अच्छा काम करना ही करना है। इट फोर्सेस पार्टीज एंड लीडर्स टू सर्व द पीपल, सो कंपटीशन इज गुड। और वो क्या करता है, पार्टीज और लीडर्स को फोर्स करता है कि वो लोगों को सर्व करें, लोगों के लिए काम करें, इसलिए पॉलिटिकल कंपटीशन जो है वो अच्छा होता है। नेक्स्ट, इलेक्शंस के बारे में अब हम बात करेंगे, ठीक है। इलेक्शंस आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ एनी डेमोक्रेसी। इलेक्शंस आर हेल्ड रेगुलरली एंड दे आर अ साइन ऑफ हेल्दी डेमोक्रेसी। इलेक्शंस जो है वो हर कोई भी डेमोक्रेसी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो एक इंटीग्रल पार्ट है, और वो क्या करते हैं, रेगुलरली उनको हेल्ड किया जाना चाहिए ताकि जो डेमोक्रेसी है वो हेल्दी रहे, वो सही रहे। डेमोक्रेसी, अगर हमें डेमोक्रेटिक डेमोक्रेसी क्या है कि उसमें इलेक्शंस रेगुलरली हेल्ड हो, मतलब हर इंसान को रिप्रेजेंटेटिव बनने का मौका मिलना चाहिए। देयर शुड बी चांस कि अगर कोई अच्छा काम नहीं हो रहा है तो लोग आए, अपना जो मत है वो दें, वो खड़े होएं और उनको इलेक्ट किया जाए और वो अच्छा काम करे। तो डेमोक्रेसी अच्छी कब होगी, जब इलेक्शंस रेगुलरली होंगे। तो रेगुलर इलेक्शंस किए जाने चाहिए फॉर मेंटेनिंग द हेल्थ ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है। तो इलेक्शंस को हम कह सकते हैं ये दवाई है डेमोक्रेसी की, ठीक है। क्या है, दवाई है डेमोक्रेसी की, ठीक है। अब डेमोक्रेसी विदाउट इलेक्शंस, अब भाई इलेक्शंस अगर नहीं रहेंगे तो डेमोक्रेसी का क्या हाल होगा, देखते हैं हम। The rule of the people is possible without any election if all the people can sit together every day and takes all the decisions, ठीक है। मतलब अगर लोग ही अगर देखने लगे, लोग ही अगर सारे फैसले लेने लगे तो एकदम इम्पॉसिबल हो जाएगा। लोग ही आपस में बैठेंगे, अपने अपने रूल्स बनाएंगे, है ना, डेमोक्रेसी चल ही नहीं पाएगी भाई। अगर इलेक्शंस नहीं होंगे तो भैया हम ये कहेंगे कि हमें अपने रूल्स बनाने हैं, ये कहेंगे कि हमें अपने रूल्स बनाने हैं, और ऐसे ही चलता रहेगा। तो सही से जो मैनेजमेंट है वो नहीं चल पाएगा। क्या, रूल ऑफ द पीपल इज इम्पॉसिबल, बेटा यहाँ पे इम्पॉसिबल है ना, इम्पॉसिबल विदाउट एनी इलेक्शन, ठीक है। लोग ना रूल नहीं कर पाएंगे, मतलब अभी हम क्या कहते हैं कि यहाँ पे लोगों की वजह से जो है चल रही, मतलब द गवर्नमेंट इज फॉर द पीपल, है ना, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल एंड बाय द पीपल। जो गवर्नमेंट है हमारी वो लोगों के लिए है, लोगों से है और लोगों के लिए काम कर रही है। तो रूल नहीं कर पाएंगे, जो लोग यहाँ पे रूल कर रहे हैं, लोगों से रूल हो रहा है, वो अगर इलेक्शन नहीं रहे तो वो रूल पॉसिबल नहीं हो पाएगा। This is not possible in a large community, nor it is possible for everyone to have the time and knowledge to take decisions on all matters। मतलब भाई ये इम्पॉसिबल है क्योंकि हर डिसीजन हम ले ही नहीं पाएंगे, ठीक है। Therefore in all democracies people rule through their representatives। इसलिए हर डेमोक्रेसीज में पीपल जो है अपने रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू, मतलब जो लोग हैं लोगों का मत जानते हैं ना, कि भाई उन्होंने एक रिप्रेजेंटेटिव चूज किया और वो रिप्रेजेंटेटिव जो डिसीजन लोगा वो लेगा, वही जो है लोगों का डिसीजन होगा, ठीक है। तो इट इज इम्पॉसिबल, लार्ज कम्युनिटी में विदाउट इलेक्शंस डेमोक्रेसी चलाना इज इम्पॉसिबल। दिस इज व्हाई वी नीड इलेक्शन। तो डेमोक्रेसी अच्छे से चल सके, लोग अच्छे से क्या हो सके, गवर्नमेंट सही से चल सके, लॉ एंड ऑर्डर सही से फॉलो हो सके, इसलिए इलेक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, इलेक्शंस प्रोवाइड द मैकेनिज्म बाय विच पीपल चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। तो इलेक्शन क्या करता है, इलेक्शंस क्या है,
एक प्रोसेस है, एक मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है जिससे लोग क्या है अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज करते हैं रेगुलर इंटरवल्स पे, ठीक है। रेगुलर हर 5 साल बाद इलेक्शंस जो है वो होते हैं और लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज करते हैं एंड चेंज देम इफ दे विश टू डू सो, और उनको चेंज भी कर सकते हैं। देयरफॉर इलेक्शंस आर कंसीडर्ड एसेंशियल इन आवर टाइम्स फॉर एनी रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, इसलिए इलेक्शन जो है वो बहुत ही ज्यादा जरूरी है आज के टाइम पे। इन एन इलेक्शन द वोटर्स मेक मेनी चॉइसेस, इलेक्शंस में वोटर बहुत सारी चॉइस बना करता है और उनके बारे में हम यहाँ पे देखेंगे भाई क्या क्या करता है। दे कैन चूज हु विल मेक लॉज फॉर देम, वोटर के पास एक अधिकार होता है, एक पावर होती है, वो चूज कर सकते हैं कि भाई कौन उनके लिए लॉ बनाएगा, कौन उनके लिए लॉ फॉर्म करेगा। दे कैन चूज हु विल फॉर्म द गवर्नमेंट एंड टेक मेजर डिसीजंस, वो चूज करेंगे कि भैया किसकी सरकार आनी चाहिए और कौन सी सरकार सही रहेगी जो उनके लिए डिसीजंस लेगा। दे कैन चूज द पार्टी हुज पॉलिसीज विल गाइड द गवर्नमेंट एंड लॉ मेकिंग, वो पार्टी को चूज कर सकते हैं जिस पार्टीज के प्रोग्राम्स पॉलिसीज उनको अच्छे लग रहे हैं कि भाई अगर इस पार्टी की सरकार आएगी तो लोगों के लिए अच्छा काम करेगी, अच्छी पॉलिसीज लेके आएगी, अच्छे प्रोग्राम्स जो है लेके आएगी, ठीक है। अब What makes an election democratic? वही चल रहा है, देखते हैं। All countries hold elections. The following conditions makes election democratic. सारी कंडीशंस जो हैं, सारी कंट्रीज जो हैं, सॉरी, वो जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं वो इलेक्शंस हेल्ड करती हैं। तो फॉलोइंग कुछ कंडीशंस हैं, उसकी वजह से जो है इलेक्शन डेमोक्रेटिक कहलाता है। एक एक करके देखते हैं। फर्स्ट, एवरीवन शुड बी एबल टू चूज, हर इंसान को चूज करने का अधिकार होना चाहिए। दिस मीन एवरीवन शुड हैव वन वोट एंड एवरी वोट शुड हैव वन वैल्यू, मतलब हर एक इंसान को एक वोट का अधिकार होना चाहिए। हु इज अबव और 18 ईयर्स का है जो, और 18 ईयर्स के अबव का है उसको एक वोट का अधिकार होना चाहिए और हर एक वोट को एक वैल्यू होनी चाहिए, इक्वल वैल्यू होनी चाहिए। तो उसको क्या होना चाहिए? शुड बी एबल टू चूज, एवरीवन शुड हैव द राइट टू चूज, ठीक है। सेकंड, देयर शुड बी समथिंग टू चूज फ्रॉम, अब भैया चॉइस होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि भाई एक ही इंसान खड़ा तो भाई उसी को देंगे लोग, वोट नहीं देंगे तो थोड़े बहुत वोट देके वही जीत जाएगा, नहीं, चॉइस होनी चाहिए, मतलब रिप्रेजेंटेटिव्स होने चाहिए वहां पे, एक रिप्रेजेंटेटिव नहीं, रिप्रेजेंटेटिव्स होने चाहिए कि 2-3 लोग वहां पे खड़े हों और उनको जो है 2 से ज्यादा लोग, मतलब 1 से ज्यादा लोग वहां पे खड़े हों और वहां पे इलेक्शन ऐसा हो रहा है कि द पीपल हैव द राइट टू चॉइस, मतलब उनके पास चॉइस करने को भैया हैं, लोग हैं कि उनको इसको चूज करना कि इसको चूज करना कि इसको चूज करना है। Parties and candidates should be free to contest election and should offer some real choice to the voters, ठीक है। तो क्या यही लिखा है कि उनके पास चॉइस होना चाहिए कि भाई वोटर्स किसी को तो चूज करें, सिर्फ एक इंसान ना हो, देयर आर अ पीपल, अ कपल ऑफ पीपल हु आर रिप्रेजेंटेटिव जिनको वो चूज कर सके। थर्ड, द चॉइस शुड बी ऑफर्ड एट रेगुलर इंटरवल्स, और चॉइस ऑफर की जानी चाहिए रेगुलर इंटरवल्स पे, मतलब चेंज होते रहने चाहिए रिप्रेजेंटेटिव्स, ठीक है। इलेक्शन मस्ट बी हेल्ड रेगुलरली आफ्टर एवरी फ्यू ईयर्स, और इलेक्शंस जो हैं रेगुलरली इंटरवल पे किए जाने चाहिए, ठीक है। द कैंडिडेट प्रेफर्ड बाय द पीपल शुड गेट इलेक्टेड, और क्या होना चाहिए? कैंडिडेट्स जो लोग चुनते हैं उसको इलेक्ट किया जाना चाहिए। Fifth, the election should be conducted in a free and fair manner where people can choose as they really wish, और elections free और fair होने चाहिए जहां पे लोग अपनी विश से चूज कर सके, मतलब उनके ऊपर कोई तरीके का दबाव नहीं है कि भाई तुम्हें इसी को चूज करना पड़ेगा, नहीं, वो अपनी विश से फ्री और फेयरली वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज कर सके। Is it good to have a political competition? इसका आंसर क्या है? क्या पॉलिटिकल कंपटीशन सही है? तो इलेक्शंस आर ऑल अबाउट पॉलिटिकल कंपटीशन, विदाउट कंपटीशन इलेक्शंस वुड बिकम मीनिंगलेस। तो इलेक्शंस जो हैं वो है ही कंपटीशन, भाई 2 पार्टीज हैं, दोनों पार्टीज के बीच में कंपटीशन हो रहा है, तो इलेक्शन इज ऑल अबाउट पॉलिटिकल कंपटीशन, और बिना कंपटीशन के इलेक्शन जो है वो मीनिंगलेस कहलाएंगे। तो पॉलिटिकल competition is must, okay?
Now, what are the demerits of electoral competition? देखते हैं हम क्या है। तो it creates a sense of disunity and factionalism in every locality. ठीक है, डिसयूनिटी, यूनिटी मतलब यूनिटी में ब्रेक आ जाता, भाई यूनिटी टूट जाती है लोगों की बिकॉज ऑफ दिस इलेक्टोरल कंपटीशन। ठीक है, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज एंड लीडर्स ऑफन लेवल एलिगेशंस अगेंस्ट ईच अदर। वही मैंने बताया कि अलग अलग पार्टीज जो है एक दूसरे पे एलिगेशंस लगाने लगती हैं जीतने के लिए। पार्टीज एंड कैंडिडेट्स ऑफन यूज डर्टी ट्रिक्स टू विन इलेक्शंस। वही डर्टी ट्रिक्स यूज करते हैं कि कुछ इनके लिए वो जाल बिछाएंगे, ये कुछ इनके लिए जाल बिछाएंगे, तो डर्टी ट्रिक्स यूज करते हैं to win elections. The pressure to win electoral fights does not allow sensible long-term policies to be formulated. अब इतना प्रेशर रहता है जीतने के लिए कि वो जीतने के लिए कुछ भी नॉनसेंस टाइप की पॉलिसीज बता देंगे कि हम लालच दे देंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, तो सेंसिबल फॉर्मल जो पॉलिसीज हैं वो फॉर्मुलेट नहीं हो पाती हैं। Some good people who may wish to serve the country do not enter this arena. They do not like the idea of being dragged into this competition. मतलब कुछ जो अच्छे लोग जो एक्चुअल में सर्व करना चाहते हैं कंट्री को, वो इस डर से नहीं आते हैं पॉलिटिक्स में कि भाई वो इस दलदल में फंसते चले जाएंगे, इसलिए अच्छे लोग जो हैं वो पॉलिटिक्स में आने से डरते हैं। ठीक है, तो भाई ये हो गया हमारा आज का लेक्चर खत्म। इसका पार्ट 2 आएगा, उसमें हम पूरा चैप्टर फिनिश कर लेंगे ये। ठीक है, तो अगर इस लेक्चर के या किसी भी लेक्चर के आपको नोट्स चाहिए हैं तो आप स्कोर प्लस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और वहां से इनके नोट्स आप ले सकते हैं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों। बाय बाय बच्चों।